हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। मैं लवदी भाटिया आज लेकर के आई हूँ डे 2 की स्ट्रैटेजी आपके लिए। 5 दिन में से आज 22 फेब है और मैं बता रही हूँ आपको कि आज आपको क्या करना है। तो सेक्शन बी मैं उम्मीद करती हूँ आपको पूरी तरीके से आ गया है, उसके 16 मार्क्स तो आपके पक्के हो चुके हैं। आज सेक्शन ए के मार्क्स 16 मार्क्स पक्के करने हैं। चलिए देखते हैं हमारा सेक्शन ए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंग्लिश में सेक्शन ए में टोटल 6 मार्क्स की क्वेश्चंस आएंगे 16 में, जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको एनी 3 ही ऑप्ट करने। उसका पेपर पैटर्न ये रहेगा लिखने का कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है जिसके हाफ मार्क्स कंक्लूड होते हैं और बाकी के 1.5 मार्क्स आपके आंसर के रहते हैं जो कि क्वेश्चन बेस्ड है। आज इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो सारी क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, वो सब आंसर एक बार तो लिख ही लीजिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के आंसर यही लिखना रहेगा। ठीक है, तो पेपर पैटर्न देख लेते हैं सेक्शन ए की। सबसे पहले 5 मार्क्स होते हैं पैसेज बेस्ड, जिसमें आपको 2 पैसेज पूछे जाएंगे। एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एक 2 मार्क्स के, मतलब एक में 3 क्वेश्चन होंगे, एक में 2 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव्स यानी 1 मार्क ईच के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद फिलअप्स विथ ऑप्शन, ये सबसे बढ़िया चीज होती है। 5 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने कहा था फर्स्ट स्लाइड पूरी रीड कर लो में क्या होगा कि आपको 5 ऑप्शन पहले ही दे दिए जाएंगे और उन्हीं को चूज करके आपको जगह पे सेट करना है। तो ये मार्क्स तो बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स में रहता है कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-2 मार्क्स की, जिसमें से आपको 3 ही चूज करने हैं। एनी 3 लिखा हुआ आएगा, आपको 2 मार्क के 3 क्वेश्चन लिखने हैं और यहाँ पे फिर आपके 16 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट यूनिट में से सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। This question is taken from a letter to God written by G.L. Fewens. The story contains a farmer who has deep faith in God and is convinced that everything is done by God. ये इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस में डालना है। फिर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले what circumstances did Lencho find to write a letter to God? ऐसा क्या हो गया कि लेंचो को भगवान को लेटर लिखना पड़ गया। तो आपके माइंड में जब भी आप कोई भी आंसर इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी आंसर कभी भी आप अटेंड करें, सेक्शन ए बी या फिर डी और ई का, तो उसमें आपको सबसे पहले ये करना है कि क्वेश्चन पढ़ के आपके पास की पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। हेलस्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, वर्ड्स आपके पास होने चाहिए कि क्या वर्ड्स यूज करके आप बनाएंगे। रेन आने वाली थी, फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई। फाइन, नो मनी फॉर फ्यूचर फार्मिंग, तो हम लिखेंगे कि लेंचो ने रेन एक्सपेक्ट करी थी जो कि टर्न हो गई हेल स्टॉर्म्स में और फिर वो काफी ज्यादा निराश हो गए। वो ऑलरेडी भगवान में बहुत ज्यादा फेथ रखते थे और उनकी फील्ड डिस्ट्रॉय होने की वजह से उनके पास नेक्स्ट एग्रीकल्चर के लिए भी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो अनलेस तो किसी से भी लोन लेने के बजाय उनने क्या किया, उनने गॉड को लेटर लिखा क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा फेथ थी। ये टर्म्स आपके आंसर में जरूर होने चाहिए। ठीक है, ये जो की पॉइंट्स आप सोच लेंगे एक बार माइंड में, ये की पॉइंट्स आपके पास माइंड में होने चाहिए। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो की कैरेक्टर स्केच में क्या क्या लिख सकते हैं? तो लेंचो की कैरेक्टर स्केच में हम लिख सकते हैं दैट ही इज हार्डवर्किंग, he has faith in God and he is illiterate. इलिटरेट, इसकी इलिटरेसी दिखाई दे रही है उसकी हरकतों में, वो भगवान में फेथ रख रहा है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरीके से लेटर लिख के उसको कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है। अच्छा, जब उसको ऑलरेडी पैसे मिल जाते हैं तो वो ये भी नहीं सोचता है अपनी फेथ में कि भगवान के चमत्कार से किसी इंसान में सद्बुद्धि आ गई जिसने मुझे हेल्प कर दी। वो फिर भी यही सोचता है कि ये तो नेचुरली भगवान ने उसको पैसे दिए। तो वहां पे पता चलता है कि लैक ऑफ एजुकेशन है लेंचो में। ठीक है, इलिटरेसी या फिर लैक ऑफ एजुकेशन आप लिख सकते हैं। हाउ हैड लेंचोस फेथ रिजल्टेड, क्या लेंचो की फेथ रिजल्ट की? ऑफ कोर्स, ऐसे आंसर में अगर आप यस लिख रहे हैं तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो उसके बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप नो लिख रहे हैं तो आपका आंसर आपके नो के बेसिस पे होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यस करेक्ट होगा या नो करेक्ट होगा, आपका एक्सप्लेनेशन मैटर करता है। तो अगर आप यस लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि ऑफ कोर्स कुछ लोगों के मिरेकल की वजह से, उनकी सोच की वजह से लेंचो की हेल्प हुई। उसकी फेथ जो थी, उन लोगों का मोटिव भी यही था, पोस्टमैन लोगों का, कि उन पोस्टमैन का मोटिव भी यही था कि लेंचो की या जो भी ये लेटर का राइटर है उसकी फेथ ना मूव हो। व्हाट इम्पैक्ट डिड इट लीव ऑन हिम, लेकिन उसके माइंड में क्या चीज सेट हुई कि ये लोगों ने ही कुछ गलत किया है, इन्हीं लोगों ने थीपिंग किया है, स्टीलिंग किया है।
तो अगर आप यस लिख रहे हैं, आपका आंसर यस को जस्टिफाई करना होना चाहिए कि गॉड में जो उसकी फेथ थी वो जरूर पूरी हुई है, लोगों ने पूरी की है। और अगर आप नो लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं तो इसमें आप ये बताएंगे कि लेंचो को तो बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ कि किसी ह्यूमन की ये काम हो सकता है, उसको तो बल्कि ये लगा कि गॉड और उसके बीच में ह्यूमन इंटरफेरेंस आया है, जिसकी वजह से उसकी इच्छा या फिर उसका जो काम था वो अब अधूरा रह जाएगा, क्योंकि गॉड ने 100 पेसोस भेजे, जिसमें से 70 पेसोस ही उसके पास आए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, ऑटोबायोग्राफी। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें बताया गया है उनकी फीलिंग्स के बारे में जब वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आपकी बुक में जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसमें वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है, और डेमोक्रेसी के बाद वो फर्स्ट नॉन रेशियल प्रेसिडेंट, मतलब एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नॉन रेशियल डेमोक्रेसी में सबसे पहले कोइंसिडेंटली उन्हीं को सिलेक्ट किया गया, उन्हीं का इलेक्शन में नाम आया, ये बात की गई है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई, व्हेन एंड वेयर डिड इनॉग्रेशन टेक प्लेस। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस और डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सब चीजों में आप स्टोरी बना सकते हो, इस जगह पे आप स्टोरी नहीं बना सकते हो। व्हाई तो वो तो आपका इंट्रोडक्शन में ही आ गया। फिर व्हेन तो 10 मई 1994। ऑफ कोर्स इलेक्शन का रिजल्ट इस दिन नहीं आया था, वो कुछ टाइम पहले आ गया था, लेकिन इस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, हमको इनॉग्रेशन का पूछा है। और वेयर में आएगा लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर formed by Union buildings in Pretoria, formed by Union buildings in Pretoria। प्रिटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। तो व्हाई, व्हेन एंड वेयर, इसके हाफ मार्क्स होंगे और हाफ मार्क्स आपके होंगे इंट्रोडक्शन के। सबसे इजी क्वेश्चन भी है और बच्चे याद रखने में सबसे बड़ी गलती भी इसी में करते हैं। एलूसिडेट। अब जब इस टाइप का कोई टर्म आ जाता है पेपर में, जब आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप बाकी का क्वेश्चन पढ़िए, देखिए थीम क्या सेट हो रहा है क्वेश्चन का। एलूसिडेट द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी क्रिएटेड बाय द व्हाइट सुप्रीमेसी। यानी हमको एक्सप्लेन करना है, हमको पेपर में 2 मार्क्स में उसका एक ब्रीफ दे देना है कि फर्स्ट डिकेड मतलब 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, यानी यहाँ 1910 में क्या हुआ था और फिर 1990s में क्या हुआ था। ये होती है फर्स्ट डिकेड, ये होती है लास्ट डिकेड। इन दोनों के बीच में हमको व्हाइट सुप्रीमेसी का क्या रूल था वो बताना है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट डिकेड में एंग्लो बोर वॉर जब खत्म होने पे था, उस दौरान व्हाइट सुप्रीमेसी ने अंदर अंदर अपने आपसी झगड़े खत्म करके फिर ब्लैक पीपल को टारगेट करके उन पे अपार्थाइड का स्ट्रक्चर शुरू किया। और लास्ट डिकेड में वही चीज ओवरटर्न हो गई और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन गए। उनके पूरी लाइफ के सारे स्ट्रगल्स और उनसे पहले भी सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स की स्ट्रगल वर्क किए, और लास्ट डिकेड में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, अपार्थाइड खत्म हो गया, नॉन रेशियल डेमोक्रेसी शुरू हो गई, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी नेल्सन मंडेला ही बने। नेक्स्ट, व्हाट डिड मंडेला फील अबाउट करेज एंड हिज ओन सक्सेस फॉर फ्रीडम। अगेन हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर उनके करेज के लिए की जो बात थी वो लिखेंगे कि करेज इज not the absence of fear, but the triumph over it। जब भी आप इस टाइप का कोई टेक्सचुअल सेंटेंस एज इट इज लिखें, अगर तो याद करके पेंसिल से उसको पूरी तरीके से अंडरलाइन कर देना ताकि हाईलाइट हो, और उसके अलावा आपको बाकी के 1.5 मार्क्स में पूरी तरीके से इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है। उनने एक सेंटेंस से ज्यादा तरीके से यही चीज बताई थी, करेजियस पीपल के बारे में बताया था, ब्रेवनेस के बारे में, ब्रेवरी के बारे में बताया था, एब्सेंस ऑफ फियर वाली लाइन बोलिए। तो आप कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं और उसके अलावा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। इतनी चीज करोगे आपको 2 मार्क्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। ये IMP क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। फिर यूनिट 3 में आपको बताया हुआ है कि दो स्टोरीज है, ठीक है। यूनिट 3 में आपकी 2 स्टोरीज है, एक फ्लाइंग, दोनों ही फ्लाइंग के बारे में, एक नेचुरल फ्लाइंग के बारे में है और एक ह्यूमन मेड जो इंटेलिजेंस है पूरा, हमारा AI बोल सकते हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है वर्ल्ड में उसके बारे में। तो उसके इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, कॉन्ट्रास्ट अबाउट इनबिल्ट स्किल्स ऑफ नेचुरल फ्लाइंग एंड इंसिडेंट्स इन आर्टिफिशियल फ्लाइंग। इंसिडेंट्स मतलब कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन नेचुरल फ्लाइंग जो बर्ड्स होते हैं उनमें कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हो सकते कि उनको फ्लाई करना ना आए, ये चीज नहीं हो सकती है। हाउ आर चिल्ड्रंस पेरेंट्स इन्वॉल्व इन डिफीटिंग फियर्स।
फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस लाइफ, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी क्वेश्चंस आपको लगेगा कि यही होता है कि उसको वो हंगर के टाइम पे उसकी मदर ने कैसे मैडन किया और उसके बाद वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसी थी, यही होता है, या फिर उसका फियर वाला, तीन ही क्वेश्चन। लेकिन इस टाइप के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जब आपको लगेंगे कि जिसमें आपको सेल्फ कॉम्पिटेंसी आंसर देने होंगे, तब आपको थोड़ा सा डाउट जाएगा। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। डिफीटिंग फियर्स, डिफीटिंग फियर्स मतलब खत्म करना। पेरेंट्स का क्या रोल रहता है अपने बच्चों की लाइफ से फियर्स को डिफीट करना, और इसको हमको फर्स्ट फ्लाइट के रेफरेंस में ही लिखना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल होता है बच्चों की लाइफ से फियर्स को डिफीट करने में, और फर्स्ट फ्लाइट के रेफरेंस में आप ये लिखेंगे कि उसकी मदर ने उसका वीक पॉइंट ध्यान में रखते हुए उसी चीज पे फोकस किया और उसको हंगर के बारे उड़ना सिखाया, कि अगर वो भूखा होगा तो वो ऐसे ही मरना पसंद नहीं करेगा। वो कह जरूर रहा है कि वो अपनी लाइफ के ऊपर भी हंगर को नहीं रखेगा, लेकिन फिर लास्ट में उसी हंगर की वजह से वो उड़ना सीख जाता है। डिस्क्राइब द फीलिंग्स व्हेन सीगल टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें आप लिखेंगे कि किस तरह उसको पहले फील हो रहा था कि वो गिर रहा है, उसके बाद कुछ ही सेकेंड्स में वो गिर नहीं रहा था, वो उड़ रहा था डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स इन द स्काई एंड देन टू द सी, टुवर्ड्स द सी, फिर वो सोरिंग, बैंकिंग, कर्वेटिंग, सारे के सारे उसने अपने करतब दिखा दिए फ्लाइंग के, जो उसको आते भी नहीं थे, वो सब भी उसने कर दिखाया। फिर नेक्स्ट लेसन जो है यूनिट 3 का सेकंड पार्ट जो है ब्लैक एरोप्लेन वाला, एक्सप्लेन हाउ डिड द नरेटर एंटर इनटू द स्टॉर्म। तो उनका मन था और वो इतने पुराने प्लेन के साथ भी स्टॉर्म में एंटर करना उनकी विलिंगनेस थी। विलिंगली उनने, ये चीज आप लिखेंगे अपने आंसर में, विलिंगली वो एंटर हुए क्योंकि उनको फैमिली के पास जाना था, और उसके बाद उनका प्लेन जो है वो बहुत पुराना था, ओल्ड डाकोटा DS-088, नाम याद रख लेना, ओल्ड डाकोटा DS-088। उनका प्लेन जो था वो काफी पुराना था, उसके इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके डेड होते चले गए और वो स्टॉर्म में फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इंट्रोडक्शन को ये इलैबोरेट करके कि इसमें नेचुरल फ्लाइंग की बात की गई है और इसमें आर्टिफिशियल फ्लाइंग में इंसिडेंट्स हो सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। दोनों ही फ्लाइंग की स्टोरीज है, एक जो नेचुरली फ्लाई कर सकते हैं वो बर्ड्स होते हैं, दूसरे जो ह्यूमंस प्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट्स बनाते हैं उसके बारे में है। ठीक है, ये आपके यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यूनिट 4 एने फ्रैंक की डायरी में से लिया गया है। इंट्रोडक्शन में लिखोगे The Diary of a Young Girl is a very famous diary written by a 13-year-old girl, Anneliese Marie Frank उसका पूरा नाम है, who unintentionally wrote the horrors of Nazi period experienced by thousands of people like her. अनइंटेंशनली मतलब रैंडमली उसने लिख दिया। आपकी बुक में इंट्रोडक्शन में ये वाला पार्ट दिया है कि जब उसके फादर वापस आए थे तब उन्हें भी पता चला था कि मेरी डियर डॉटर ने ये चीज लिखी है। ये पूरा एक्सपीरियंस उसने लिखा है। नेचुरली एक छोटी सी बच्ची जिसको डर लग रहा है, ऑफ कोर्स जो भी उसने एक्सपीरियंस किया होगा, टॉर्चर वगैरह, वो सब उसने उसमें लिखा है, एंड शी वाज गुड इन हर राइटिंग स्किल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड मिस्टर कीजिंग हैव इन एनएस डायरी। एनी की डायरी में जब हमने पढ़ा कि अगर सिर्फ नाजी अटैक या नाजी पीरियड के बारे में बात की है तो मिस्टर कीजिंग का क्या रोल है। तो आपकी बुक के अनुसार हम ये मानते हैं कि उसने काफी टाइम जब नाजी शुरू हुआ होगा तब रखा होगा, पर ये डायरी उसने उस वजह से नहीं बनाई थी। वो एक रैंडम डायरी थी जिसमें रैंडमली वो डेली लाइफ के बारे में लिखती थी। और मिस्टर कीजिंग का उसकी स्कूल का एक रोल है, वो उसके मैथ्स टीचर है जो काफी ओल्ड है, फॉगी है, और वो बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं, बहुत रूड लगते हैं उसको। ठीक है, तो उस तरीके से उसने अपने रैंडम डेज लिखते लिखते फिर कब नाजी पीरियड के भी बारे में वो लिखने लग गई उसको पता भी नहीं था। मिस्टर कीजिंग वाज एन ओल्ड मैथ्स टीचर, foggy teacher of Anne Frank, who used to scold her or who used to punish her on the basis of talking. उनको नहीं पसंद आता था एने का टॉकेटिव नेचर। बात यह है कि एने हर वक्त उनकी क्लास में बात करती रहती थी और वो हर वक्त उसको पनिश करते रहते थे, तो ये पनिशमेंट वाला रोल आप उनका लिखेंगे। How can you say that Anne was attached with her grandmother? तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे कि वो जब इल थी तब एने फ्रैंक का 12 इयर्स की उम्र में बर्थडे नहीं मनाया गया था। फिर 13 इयर्स में उसका जब बर्थडे मनाया गया तब वो ऑलरेडी डेड थी, लेकिन फिर भी वो अपने बर्थडे पे उनको याद कर रही थी। सब लोग थोड़े बहुत मतलब रैंडमली ऐसे हंसने लग गए हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी दादी को याद करती हैं, ये लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाई डज एने प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। वो अपनी डायरी शुरू करने से पहले ब्रीफ स्केच क्यों देती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको लगता है कि हु वुड बी इंटरेस्टेड
इन म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स मतलब इंटरेस्ट, इन इंटरेस्ट ऑफ अ 13-year old गर्ल। 13 नंबर में नहीं लिखना है आंसर में, आपको स्पेलिंग में लिखना है कि कौन ही इंटरेस्टेड होगा एक गर्ल की डायरी लिखने में। तो कोई भी कोई रैंडम बुक समझ करके इसको पढ़ना शुरू ना कर दे, इसलिए वो पहले ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं एक 13-year-old गर्ल हूँ एंड आई कैन नॉट फाइंड फ्रेंड्स हु कैन आई कन्फाइड विथ। मैं ऐसे फ्रेंड्स नहीं बना पा रही हूँ जिनके साथ मैं खुल करके बात कर पाऊँ, इसीलिए मैं ये डायरी में अपनी रोज बरोज की बातें लिख रही हूँ। इफ एनीवन इज नॉट इंटरेस्टेड तो आप मत पढ़िए। इस चक्कर में वो ब्रीफ स्केच दे रही है अपना। उसके बाद यूनिट 5 में आपके 3 चैप्टर है, गोवा, कूर्ग और आसाम की स्पेशलिटी बताते हुए इंडिया के 3 बेस्ट सिटीज और स्टेट्स के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे। सो फर्स्ट है, व्हाट वर द लोकल्स ऑफ गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो हमको पता है गोवा के सब लोकल्स ब्रेड और लोफ के लिए नॉस्टैल्जिक थे, और पुराने टाइम पे किस तरीके से फर्नेस में ब्रेड बनती थी और कैसे सुबह सुबह में स्टॉल लेकर के एक ब्रेड सेलर आता था, बेकर आता था। हाउ डिड द बेकर कीप अकाउंट्स, तो वो मंथली अकाउंट्स लिखता था, सेटल करता था मंथली, और वॉल्स पे पेंसिल से लिखता था। ठीक है, फाइन। हाउ डिड कुर्गी होम्स ट्रीटेड विजिटर। अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर आ जाता है, कुर्गी होम्स ट्रीटेड विजिटर, उनके हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात हो रही है कि कुर्गी की यानी कोडागु पीपल की हॉस्पिटैलिटी कैसी रहती थी। तो वो बहुत अच्छे से किसी को भी वेलकम करते थे और जो भी आता था उनको अपने एंसेस्टर्स की करेज और वेलर के किस्से सुनाते थे। डिस्क्राइब द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कूर्ग, यहाँ पे आप लिखेंगे कि वहाँ पे पूरा टाइम कॉफी की स्मेल आती रहती है, इन्विगरेटिंग कॉफी की स्मेल आती रहती है। वहाँ पे मॉनसून टाइप का ही वेदर रहता है और मॉनसून में तो बहुत अच्छा वेदर रहता है वहाँ पे अगर विजिट करना हो तो। एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं, रिवर राफ्टिंग, अपैलिंग जैसी एक्टिविटीज आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है राजवीर की एक्साइटमेंट और प्रांजल के, राजवीर एक्साइटमेंट एंड प्रांजल्स कैजुअल बिहेवियर, इन दोनों के बीच में हमको कॉन्ट्रास्ट करना है, एक्सप्लेन करना है। टी गार्डन जब वो आसाम विजिट करने जा रहे थे तो क्यों राजवीर इतना ज्यादा एक्साइटेड था और प्रांजल बिल्कुल भी नहीं था। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि राजवीर जो कि दिल्ली में रहता है, अभी प्रांजल के साथ स्कूलिंग कर रहा है, उसने कभी भी आसाम या टी गार्डन कहीं भी नहीं देखा था, इसीलिए उसने काफी टाइम से रिसर्चेस करना शुरू कर दिया था, उसे काफी नॉलेज थी टी की, मोर देन प्रांजल की। प्रांजल तो जबकि वहीं का बिलोंग करता था, आसाम से बिलोंग करता था, उसी के फादर की फार्म में ये लोग जा रहे थे टी गार्डन में, बट स्टिल प्रांजल को इतनी बातें नहीं पता थी या वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड या क्यूरियस नहीं था जितना राजवीर था। ठीक है, ये आंसर आपका रहेगा। एंड देन एक्सप्लेन द 2 लेजेंड्स ऑफ टी। तो राजवीर ने जब लेजेंड्स ऑफ टी प्रांजल को डिस्क्राइब करने शुरू करे तो उसने 2 लेजेंड्स बताए थे, एक बोधि धर्म जो कि इंडियन लेजेंड थी और एक चाइनीज एम्परर। ठीक है, इन दोनों की पूरी स्टोरीज आप मेंशन करेंगे। फाइन, इसके बाद आपका यूनिट 5 के भी आईएमपी क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। एंड देन यू विल सी मिचबिल द ऑटर। उसके इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गेविन मैक्सवेल्स ऑटोबायोग्राफी in which he expressed his feelings after his pet dog died and how Mitchell came into his life। कब उनका पेट डॉग डेड हो गया और उसके बाद उनको कोई पेट तो चाहिए था लेकिन डॉग नहीं चाहिए था, फिर उन्होंने कैजुअली एक ऑटर के बारे में बात की और उनके फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट कर दिया। कैसे ऑटर उनकी लाइफ में आया, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड ऑटर रिएक्ट वाइल्स्ट एंड आफ्टर। वाइल्स्ट मतलब उस दौरान और उसके बाद, आफ्टर मैक्सवेल टुक हिम टू द बाथरूम, बाथरूम में जाने से पहले और बाथरूम में जाने के बाद मिचबिल का क्या रिएक्शन था। ऑटर मतलब उसका नाम रखा गया था मिचबिल, जिसको शॉर्ट में वो मिच बुलाते थे। ठीक है, तो वाइल्स्ट एंड आफ्टर मैक्सवेल टुक हिम टू द बाथरूम में क्या आएगा कि जब तक उन्हें उनको बाथरूम में 2-3 दिन बाद शायद लेकर के गए थे, तो उसमें आप ये लिखेंगे कि तब तक वो बिल्कुल रैंडम, एकदम बिल्कुल कैजुअल बैठा रहता था, ना वो बहुत फ्रेंडली था ना वो बिल्कुल अनफ्रेंडली था। होस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली या वाइल्ड, वो बिल्कुल भी फ्रेंडली या अनफ्रेंडली नहीं था, वो बस ब्लैंक बैठा रहता था। उसको वहां पे ऑटर्स जो होते हैं उनको पानी अच्छा लगता है। एंड आफ्टर ही टुक हिम टू द बाथरूम, उन्होंने रियलाइज किया कि ऑटर्स को हमेशा पानी के पास रखो, या फिर पानी है वो शांत नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरीके से पानी को स्प्लैश कर देते हैं, ये उनने नोटिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द कंपल्सिव हैबिट्स
that Mitchell learned from the school students. आपकी बुक के अलावा ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं कि मिचबिल ने स्कूल स्टूडेंट से कौन सी कंपल्सिव हैबिट सीखी, तो उसमें आएंगे कि उनने किस तरीके से लंदन के बच्चे ऐसे स्टेप्स पे, रेलिंग्स पे हर 7th रेलिंग को टच कर रहे हैं, या फिर चलते चलते रैंडमली हर 2nd लैम्प पोस्ट से टर्न होकर के आगे जा रहे हैं, ये वाली कंपल्सिव हैबिट्स उनने सीखी। इस चैप्टर के लिए मैं कहूंगी कि अगर आपने अभी भी रीड नहीं किया है तो रीडिंग मस्ट है। ये पूरा चैप्टर एक बार तो थॉरो रीडिंग कर ही लीजिए, क्योंकि कोई भी लाइन में से कोई भी क्वेश्चन बना करके आ सकता है। उसके बाद हाउ वॉज द ऑथर शिफ्टिंग टू इंग्लैंड डीलेड, उनका इंग्लैंड जाना कैसे डिले हो गया, उनके फ्रेंड का टेलीग्राम तो बहुत पहले आ गया था। ही डिड नॉट नो व्हाई हिज शिफ्टिंग टू इंग्लैंड वाज डीलेड, इसीलिए वो बार बार जा रहे थे वहां पे कॉल करने के लिए कि शायद कोई पिक कर ले और उन्हें पता चले कि क्यों डिले हो रहा है कॉन्सुलेट जर्नी में। लेकिन पहले 3 दिन कुछ इश्यूज की वजह से वहां बात नहीं हो पाई, 24 आवर्स पहले से बुकिंग करना रहता था, कॉल जो था वो कैंसिल होता चला गया, 3 दिन तक कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया था, फिर कभी कोई और इशू आ गया था, और उसके बाद 5 डेज बाद उनके फ्रेंड गए, उसके बाद 3 डेज पहले कैंसिल हुआ, और फिर 5 डेज के बाद उनका मेल आया कि अब उनको इंग्लैंड जाना है। और उसके बाद ऑटर के साथ प्लानिंग कि ऑटर को लेकर के कैसे जाएंगे, उन्हें अपनी प्रीवियस टिकट्स कैंसिल करवाई, फिर उन्हें दूसरी टिकट्स करवाई, इस तरीके से उनको इंग्लैंड जाने में देरी हो गई। नेक्स्ट चैप्टर है मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस का इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, इट इज रिटन बाय वल्ली कानन। वल्ली कानन राइटर है और मैडम का रियल नेम है वल्ली अम्मई, ठीक है, दोनों में फर्क है, राइटर ही खुद ऑथर नहीं है, खुद कैरेक्टर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इट इज एन एडवेंचरस स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु मैच्योरली फुलफिल्स हर विशेस, शी इज एन अलर्ट येट इनोसेंट गर्ल इन हर चाइल्ड, वो एकदम शांति से, इनोसेंस से अपने वुमेनहुड को या अपने चाइल्डहुड को वुमेनहुड की तरह जी रही है, और वो काफी ज्यादा मैच्योर है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस है। सबसे पहले आपको ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल इज वल्ली, व्हाई इज द टाइटल नेम्ड मैडम, वल्ली कैसी गर्ल है और उसके लिए मैडम क्यों यूज किया गया है। तो हम लिखेंगे वल्ली एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल गर्ल है, येट 8 years ओल्ड ही है, 8 years ओल्ड ही है। और मैडम राइट्स दी बस इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पे बस में वो बिल्कुल किसी ग्रोन अप वुमेन या किसी ग्रोन अप मैडम की तरह बिहेव करती है, और कंडक्टर उसे भी, एक बच्ची होने के बावजूद उसे भी मैडम या सिस्टर करके बात करे, उस तरीके से वो बिहेव कर रही है। फिर पूछा है जस्टिफाई वल्लीज डिटर्मिनेशन टू फुलफिल हर ड्रीम्स। तो सबसे पहले तो किस तरीके से उसका एक डेली हैबिट था या उसका फेवरेट पास टाइम था बस को पास होते हुए देखना, और धीरे 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 वो उसकी डिजायर बन गया बस में राइड लेना, चाहे एक ही बार। तो उसने उसके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करी, उसके लिए उसकी कितनी डिटर्मिनेशन थी कि किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट या प्लान की तरह उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी। उसके बाद उसने, जब उसको पता चला कि फाइनेंशियली भी उसको काफी हेल्प चाहिए रहेगी, तो उसने ना कि मम्मा को पूछा या कुछ किया, उसको सीक्रेटली अपना ये मिशन करना था, तो उसने फिर उसके लिए उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सब चीजें जो भी उसको चाहिए थी, मनी ऑफ कोर्स, और किस तरीके से वो अपना मनी बचाएगी, उसके प्लानिंग उसने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। और फिर फाइनली उसके पास जब 60 पैसे, उसको ये नहीं था कि सिर्फ 30 पैसे में हो जाएगा काम, उसको वापस भी आना था, इस चीज की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतना मैच्योर डिसीजन वो ले सकती थी, और फिर उसने अपना पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया। व्हाट इमेज माइट वल्ली हैव मेड in her mind about the bus conductor, the old lady and her aunt at home। वल्ली जिस टाइप की गर्ल थी, उसको इस टाइप के बिना पूछे इंटरफेयर करने वाले लोग कैसे लगते थे उसके बारे में। हाफ मार्क्स आपका इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, और जब ऐसे 3 एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ लीजिए कि हाफ मार्क्स उनका है। हर सेंटेंस पे, हर एस्पेक्ट पे आपको 2 सेंटेंस जितना लिखना है, 5 to 6 सेंटेंसेस का आपका मेन आंसर होना चाहिए इंट्रोडक्शन के अलावा। तो अबाउट दी बस कंडक्टर उसको पहले लगता था कि ही इज वेरी नोजी, वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, उसको बिना वजह चिढ़ा रहा है, टीज कर रहा है, क्योंकि वो छोटी है और फिर भी इतनी बड़ों वाली हरकतें कर रही है, तो उसे नहीं अच्छा लगा। लेटर ऑन शी गॉट कंफर्टेबल। ओल्ड लेडी जो उसको बेवजह का नॉलेज दे रही थी, ज्ञान दे रही थी या सिखा रही थी उसको कि बेटा बैठ जाओ, या फिर तुम इतनी छोटी होकर के उसको अंडर एस्टिमेट कर रही थी, वो उसे पसंद नहीं आया। और आंट, वो सबसे ज्यादा टॉकेटिव है और उसे वो आंट नहीं पसंद, और उसने उनको टेढ़ा जवाब दे दिया था। ये तीनों के तीनों लोग जो थे वो उसको ज्यादा टॉकेटिव लग रहे थे और उसकी बातों में इंटरफेयर करते हुए लग रहे थे, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसको रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है
सरमन बनारस। ये चैप्टर सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध की लाइफ के पहले सरमन के बारे में, जो उन्हें किस्सा गोतामी करके एक लेडी को दिया था और उसमें वो उनको लाइफ एंड डेथ के बारे में सिखा रहे हैं। वॉज सिद्धार्थ गौतम डिटरमाइंड टू बी अ प्रीचर सिंस हिज बर्थ? क्या उनको पहले से सन्यासी या फिर प्रीचर बनना था? उनको क्या पहले से सेंट बनना था? अपने आंसर को एक्सप्लेन करो। ये एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस थे या फिर क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से प्रिंस ने चूज किया कि अब मुझको एनलाइटनमेंट चाहिए, तब भी आप सेम आंसर लिखेंगे। व्हाट डिड द प्रिंस एक्सपीरियंस? ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया उन्हें एक दिन? मेंशन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उन्हें एक प्रीचर बनने का सोचा। तो फिर इसके आंसर में आप लिखेंगे कि उनने कभी भी अपनी लाइफ में सॉरो नहीं देखा था, लेकिन एक दिन उनने एक मॉन्क, एक सिक पर्सन, एक फ्यूनरल मतलब डेड पर्सन, और एक ओल्ड पर्सन देखा। ठीक है, तो इन चारों को देख करके उनको ऐसा हो गया कि लाइफ बिल्कुल भी हमारी सर्टेन नहीं है, हम किसी भी वक्त मर सकते हैं, हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस चक्कर में कि इतना ज्यादा दुख दुनिया में चल रहा है और मैंने तो आज तक कभी भी कोई सॉरो नहीं देखा, आई वॉज अ प्रिंस, ठीक है, आई एम अ प्रिंस, तो उनने सोचा कि मैं क्यों ना एनलाइटनमेंट ले लूं, और फिर वो दुनिया में एनलाइटनमेंट के लिए घूमने चले गए और फिर उनने दुनिया में एनलाइटनमेंट लेने जाने की कोशिश की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है हाउ डिड किस्सा गोतामी लर्न द लेसन ऑफ लाइफ एंड डेथ? तो इसमें आप मस्टर्ड सीड्स वाली स्टोरी लिखेंगे और उस पे जो कंडीशन रखी गई थी वो लिखेंगे, मस्टर्ड सीड्स एंड कंडीशन, कि मस्टर्ड सीड्स लाने हैं लेकिन इस घर से लाने हैं जहाँ पे कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। जिन बच्चों को ऐसा है कि मैम 5 to 6 सेंटेंसेस नहीं बन रहे, तो ये जो की पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ इनसे आप 2 to 3 सेंटेंसेस भी बनाओगे तो आपको 1 मार्क और इंट्रोडक्शन का गिन करके 1 या 1.5 बहुत आराम से मिल जाएगा। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उनको ऐसा है कि मैम हमेशा 1.5 मिलता है, 2 on 2 कभी भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप इन सब पॉइंट्स को लेकर के वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अंडरलाइन कीजिए और लेंथ अपनी थोड़ी सी बढ़ाइए, आपका कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाइए, तो आपको 2 on 2 आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है प्रपोजल, लास्ट चैप्टर है प्रपोजल। डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ चुबुकाव। लमाव और नटालिया का भी आ सकता है, लेकिन वो काफी कॉमन होता है, सब बच्चों को आता है कि लमाव एक 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो पाल्पिटेशन से उसको अटैक्स आते हैं एंड ही इज सर्चिंग फॉर अ गुड गर्ल टू गेट मैरिड, और इसीलिए वो नटालिया के पास जाता है। यही नटालिया का आ जाए तो वो बहुत क्वारलसम एक रिच डॉटर है जो किसी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, ना अपने फादर को ना अपने लवर को। ठीक है, और चुबुकाव का इतनी बार भी इतना कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है कि चुबुकाव के कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे रखेंगे कि वो भी एक वेल्दी पर्सन है जो अपने स्टेटस को लेकर के काफी ज्यादा पर्टिकुलर रहता है। फिर आप लिखेंगे कि वो भी क्वारलसम है, क्वारलसम मतलब झगड़ालू है, और वो सही और गलत की बात नहीं पहचानता है, नॉट कंसाइंशियस। फाइन, सही और गलत की समझ उसे बिल्कुल भी नहीं है, या है भी तो भी वो अपना स्टैंडर्ड नीचे रख करके सामने वाले को फॉलो नहीं करेगा, सामने वाले को अग्री कभी भी नहीं करेगा। और फिर द प्रपोजल टाइटल को जस्टिफाई करना है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैरिज की बात हो रही है। वेल्दी पीपल से ही, अपने अच्छे स्टेटस वाले लोगों से ही शादी करने में ज्यादा मानते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, वेल्दी स्टेटस वाले पीपल, फाइन। लेकिन क्वारलिंग की वजह से, इतनी सारी क्वारलिंग की वजह से प्रपोजल तो एक्चुअल में होता ही नहीं है, सीधा शादी हो जाती है उनकी, बिना प्रपोज किए ही उनकी शादी हो जाती है। मतलब वो चुबुकाव के पास जरूर जाते लमाओ कि आपकी डॉटर का हाथ लेने के लिए मैं आया हूँ, यहाँ पे हाथ मांगने आया हूँ, लेकिन नटालिया को डायरेक्ट प्रपोजल कभी भी नहीं करते, ना ही नटालिया उनको डायरेक्ट प्रपोजल करती है। चुबुकाव के कहने पे इतना झगड़ा चल रहा होता है कि सीधा शादी हो जाती है उनकी, सीधा वो शादी कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द प्रपोजल इज अ 1 act प्ले रिटन बाय एंटन चिकाओ, स्क्रिप्टिंग हाउ वेल्दी फैमिलीज कैन हैव क्वारलसम नेचर फॉर पेटी थिंग्स। पेटी थिंग्स मतलब इतने पैसेदार हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए वो कह भी रहे हैं कि ऐसी लैंड तो हमारे किसी काम की नहीं है, ऐसी लैंड तो हम हमारे वर्कर को भी फ्री में दे देंगे, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल्स बोल बोल के, रूल्स बोल बोल के उनने इतना ज्यादा झगड़ा किया। एंड दे लाइक टू सोशलाइज विथ हाई क्लास पीपल ओनली। ये आपका इंट्रोडक्शन रहेगा और इन पॉइंट्स को
ध्यान में रखते हुए आप अपना जब आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके फुल 2 on 2 मतलब 3 क्वेश्चन के 6 में से 6 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। पैसेज बेस्ड और फिल इन द ब्लैंक्स में तो 10 आने ही है, तो यहाँ पे आपके 16 में से 16 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, आई विल आंसर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस।